21 मई 1991 एक ऐसा दिन जिसने भारत के राजनीति और इतिहास दोनों को हिला के रख दिया। 34 साल पहले एक महिला जिनका नाम था धनु सुसाइड बॉम्बर बनती है और उसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की रैली में एक ऐसा धमाका किया जिसमें उनकी और 15 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। पॉलिटिक्स डिसीजंस, फॉरेन पॉलिसी और एक रेबल ग्रुप की भावनाएं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक हत्या नहीं, उसके पीछे के रीजंस, प्लानिंग, ग्लोबल इम्पैक्ट को भी समझेंगे। चलिए इस कॉम्प्लेक्स और इमोशनल स्टोरी को एक बार ध्यान से समझते हैं। राजीव गांधी अपनी रैली से फ्री होकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए थे ताकि चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में होने वाली अगली रैली अटेंड कर सके। जैसे ही वो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पायलट ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि फ्लाइट अभी उड़ नहीं सकती, कम्युनिकेशन डिवाइस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। राजीव गांधी फ्लाइट के पास ही वेट कर रहे हैं, लेकिन जब काफी टाइम हो गया और लगने लगा कि बहुत देर हो रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम के साथ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकेंगे। उनका कॉन्वॉय अभी कुछ ही दूर गया था कि एक पुलिस ऑफिसर बाइक से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। उस ऑफिसर ने राजीव गांधी की कार को रोक कर बताया कि कम्युनिकेशन डिवाइस अब ठीक हो चुकी है और फ्लाइट चेन्नई के लिए रेडी है। ये सुनकर राजीव गांधी ने तुरंत यू टर्न लिया और इतनी तेजी से गाड़ी भगाई कि उनकी टीम पीछे छूट गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर खुद स्टीयरिंग लेकर गाड़ी चला रहा है, वो भी फुल स्पीड में। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि राजीव गांधी ड्राइविंग और फ्लाइंग के बहुत शौकीन थे। सोर्सेस के मुताबिक वो अपनी गाड़ी अक्सर खुद चलाते थे और सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कभी कभी अपना प्लेन भी खुद उड़ा लेते थे। दरअसल राजीव गांधी एक ट्रेन पायलट थे। 1970 में उन्होंने इंडियन एयरलाइन में 5,000 रुपए महीने पर जॉब की थी और ज्यादातर दिल्ली और जयपुर रूट पर फ्लाई करते थे। शाम 8:20 पर राजीव गांधी चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। कांग्रेस के वर्कर उनका स्वागत करते हैं। इन सभी वर्कर्स में एक खास लेडी भी होती है जिनका नाम था मरगतम चंद्रशेखर। ये कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी और उस रात की रैली में राजीव गांधी के साथ ही थी। उन्होंने ही राजीव गांधी को चेन्नई एयरपोर्ट पर रिसीव किया। वहां से दोनों एक एम्बेसडर कार में बैठकर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री पेरुम्बदूर की तरफ निकले, जहां उनकी एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन रैली होने वाली थी। चेन्नई एक्सप्रेस से श्री पेरुम्बदूर का डिस्टेंस लगभग 33 किलोमीटर था। इसी रैली ग्राउंड पर कुछ देर के बाद सुसाइड बॉम्बर राजीव गांधी पर अटैक करने वाले थे। अब चलिए ग्राउंड का थोड़ा लेआउट समझते हैं और देखते हैं कि राजीव गांधी वहां पहुंचकर क्या क्या करने वाले थे और उनका क्या प्लान था। ये वही ग्राउंड थी जहां रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। इस ग्राउंड में एक स्टेज था जहां राजीव गांधी खड़े होकर लोगों को भाषण देंगे। स्टेज तक आने के लिए रेड कारपेट था। स्टेज के रेड कारपेट के पास एक तरफ लेडीज सेक्शन था और ऑपोजिट डायरेक्शन में था वेलकम जोन, जहां राजीव गांधी का स्वागत किया जाता। स्टेज के बिल्कुल सामने करीबन 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ी सी इंदिरा गांधी की कार्डबोर्ड की स्टैचू रखी थी। पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग कुछ इस तरह थी। सबसे पहले राजीव गांधी वहां पहुंचकर अपनी मां इंदिरा गांधी के कार्डबोर्ड स्टैचू को माला पहनाते। उसके बाद वो रेड कारपेट के थ्रू वेलकम जोन में आते हैं, वहां उनका स्वागत होगा और फिर सीधा स्टेज पर जाकर उनको भाषण देना है। आपको याद होगा कि मैंने मरगतम चंद्रशेखर का जिक्र किया था, जो राजीव गांधी के साथ उनकी कार में रैली ग्राउंड तक आनी थी। उनके असिस्टेंट का नाम था AJ दोस और इस पूरी रैली का अरेंजमेंट और प्लानिंग जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। दोस के प्लान के मुताबिक रेड कारपेट के एरिया के टोटल 21 लोग राजीव गांधी का वेलकम करने वाले थे, जिनमें से 3 लोग माला पहनाएंगे और बाकी 18 कांग्रेस के वर्कर्स और कुछ जर्नलिस्ट थे। ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि कौन कौन राजीव गांधी से मिलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मरगतम चंद्रशेखर की बेटी की रिक्वेस्ट पर एक औरत और उसकी बेटी को भी रेड कारपेट एरिया में शामिल किया गया और आने की परमिशन दी गई। इस छोटी लड़की का नाम था कोकिला, जो राजीव गांधी को एक कविता सुनाने वाली थी। ये बहुत एक इमोशनल मोमेंट था, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस दिन चेन्नई में राजीव गांधी के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफी टाइट थे, क्योंकि इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक राजीव गांधी कुछ टेररिस्ट ग्रुप के रडार पर ऑलरेडी थे। इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी IPS ऑफिसर RK राघवन के लीडरशिप में हो रही थी। ग्राउंड में 300 पुलिस ऑफिसर तैनात थे। रेड कारपेट एरिया में लगभग 23 लोग राजीव गांधी से मिलने वाले थे। उन सब पर नजर रखना, मेटल डिटेक्शन करना, चेकिंग करना, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की थी। ये सब इंस्पेक्टर को डिसाइड करना था कि किस किस को रेड कारपेट एरिया में एंट्री मिलेगी और कौन वहां खड़ा हो सकता है। अब रात के 9:30 बज चुके हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। सभी लोग राजीव गांधी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस भीड़ में 5 लोग ऐसे भी थे जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था।
इन 5 में से 3 औरतें और 2 आदमी थे। शिवराजा और हरिबाबू मीडिया के भेस में वेलकम सेक्शन में घुस चुके थे। नलिनी, धनु और सुबह वो साइड में खड़ी थी। इनमें नलिनी सिर्फ एक हेल्पर थी, लेकिन असली खतरा धनु और सुबह से था। दोनों सुसाइड बॉम्बर्स थी। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे बॉम्बर्स जैकेट पहन रखी थी, जो एक बटन दबाते ही ब्लास्ट कर सकती थी। उनका मिशन सिंपल था, किसी भी तरह रेड कारपेट एरिया के अंदर घुसना है, क्योंकि वही 23 लोग थे जो राजीव गांधी के सबसे पास आ सकते थे। दोनों फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का एम था कि वो राजीव गांधी के बिल्कुल पास जाएं और अपने सुसाइड बॉम्ब से उनको उड़ा दें। लेकिन जितनी भी कोशिश करी, उनका नाम राजीव गांधी की वेलकम लिस्ट पर आ ही नहीं रहा था। इस वजह से सुबह और नलिनी स्टेज के सामने बने लेडीज सेक्शन में जाकर चुपचाप बैठ गई। लेकिन धनु अब भी एक मौका ढूंढ रही थी कि किसी तरह रेड कारपेट के एरिया में वो घुस सके। तभी अचानक काफी सारे लोग एक साथ एजे दोस्त के पास आते हैं और जिद करने लगते हैं कि उनका नाम भी वेलकम लिस्ट में जोड़ा जाए। इस वजह से रेड कारपेट एरिया में बहुत हलचल मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। यही क्राउड का फायदा उठाते हुए धनु चुपचाप माँ बेटी के पीछे आके खड़े हो गई। वही माँ बेटी जिसमें से बेटी कोकिला एक कविता सुनाने वाली थी। पुलिस ने भीड़ को हटा दिया, लेकिन धनु पर किसी का ध्यान नहीं गया। किसी का शक नहीं गया कि वो वहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब धनु रेड कारपेट एरिया में घुस चुकी थी। इसी बीच दोस्त तेज से स्टेज की तरफ भागते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि राजीव गांधी अभी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तभी राजीव गांधी का कॉन्वे ग्राउंड में एंटर करता है। सबसे पहले राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी के स्टैचू पर माला चढ़ाते हैं, फिर स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। रेड कारपेट एरिया में जाते ही लोगों ने उन्हें शॉल चढ़ाकर उनका स्वागत किया। मनागतम ने उनको पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से मिलवाया। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। फिर राजीव गांधी की तरफ 3 लेडीज बढ़ती हैं, जिनमें से एक छोटी लड़की कोकिला थी। उसने राजीव गांधी को एक कविता सुनाई, जो कि काफी इमोशनल मोमेंट हो गया था। लेकिन तभी भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कुछ लोग पुलिस की सिक्योरिटी कॉरिडोर को तोड़कर समझ लग गए। इस सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश करी, लेकिन राजीव गांधी ने तमिल लोगों के प्यार को देखते हुए उनके बीच रुकने का फैसला किया। तभी एक सब इंस्पेक्टर ने धनु का हाथ पकड़ा और उसे रोक दिया। राजीव गांधी ने ये सब होते देखा, उनका ध्यान चला गया धनु। सब इंस्पेक्टर ने जब धनु को रोका तो राजीव गांधी ने हाथ से इशारा किया कि इसे आने दो। अगले ही पल राजीव गांधी की मौत का दरवाजा खुल चुका था। धनु उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उन्होंने राजीव गांधी को चंदन की माला बनाई, फिर उनके पैर छूने के नीचे झुकी, और तभी झुकने के बाद वो जैकेट का बटन दबाती है और जोर से धमाका उठता है। ऐसा धमाका जिसमें जमीन तक हिल जाती है। चारों तरफ आग, धुआं, चीखे, लाशें और अफरा तफरी बच जाती है। कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। जब धुआं हल्का होता है तो रेड कारपेट एरिया खून से लथपथ हो रखा होता है। सब कुछ एक खौफनाक सीन की तरह सामने आता है। इस सुसाइड ब्लास्ट में कोकिला, छोटी बेटी, उसकी मां मरगतम, धनु, पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी स्टाफ और राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं। टोटल 15 लोग तुरंत मर जाते हैं और 40 से ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। इस सब के बीच में हरिबाबू के कैमरे से ली गई 10 तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जो इस असैसिनेशन का सबूत बनती है। ये इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ा और दर्दनाक असैसिनेशन था। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पब्लिकली रैली में पुलिस के सामने सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दिया गया। लेकिन सवाल था कि राजीव गांधी को मारा किसने और क्यों मारा। इसी राज को समझने के लिए अब वीडियो को ले जाते हैं बैकग्राउंड में। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। यह रहा अपना भारत और यह है श्रीलंका। श्रीलंका को 1948 में आजादी मिली थी। ऑब्वियसली है कि उस समय वहां ब्रिटिशर का राज था। अब मैप को ध्यान से देखो। इस हाईलाइटेड एरिया में रहते हैं तमिल्स। बाकी के श्रीलंका में रहते हैं सिन्हाला लोग, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं। यहीं से शुरू होता है वो आग जिसका अंजाम था राजीव गांधी की मौत। तमिल्स इन श्रीलंका की असल कहानी यहीं से शुरू होती है। श्रीलंका को आजादी मिलने से पहले वहां के खेतों में काम करने के लिए इंडिया के तमिलनाडु से तमिल स्पीकिंग वर्कफोर्स को लेके जाया जाता था। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कि यूपी बिहार के लोग हरियाणा पंजाब में जाके काम करते हैं, पंजाब के लोग फॉरेन कंट्री में जाके काम करते हैं। वैसे ही तमिलनाडु के तमिल्स श्रीलंका में ले जाया जाते थे काम करने के लिए। इन लोगों को वहां कहा जाता था इंडियन तमिल्स। वहीं श्रीलंका में जो पहले से सेटल्स तमिल थे उनको कहा जाता था श्रीलंकन तमिल्स। तो यहाँ 2 अलग अलग तमिल कम्युनिटीज थी। इंडियन तमिल्स जो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं, श्रीलंकन तमिल्स जो कि वहां पे बेस थे लेकिन वो तमिल्स हैं। उस टाइम श्रीलंका में तमिल्स की पॉपुलेशन 23% थी और संथालीज जो कि बुद्धिस्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 70% थी। फिर से ध्यान दो, ये पूरा इशू तमिल वर्सेस संथालीज का है, पर सिर्फ लैंग्वेज रिलीजन का झगड़ा नहीं था। इसमें था पावर, राइट्स और आइडेंटिटी का झगड़ा। आजादी के बाद श्रीलंका के कई गवर्नमेंट पोस्ट पर तमिल लोग थे क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वो पोजीशन हासिल करी थी, वो स्टेटस हासिल करा था।
लेकिन सैंतालीस लोग जो कि मेजोरिटी में थे, उनको ये डर होने लगा कि कहीं तमिल्स उनको डोमिनेट न कर ले। है वो मिनॉरिटी में तमिल्स, लेकिन कहीं वो उनके बॉस न बन जाए। इसलिए 1948 में आज़ादी मिलते ही श्रीलंकन की सैंतालीस गवर्नमेंट ने तमिल्स को सिस्टमैटिकली साइडलाइन करना शुरू कर दिया। कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए, जैसे कि इंडिया से आए गए इमिग्रेंट्स जो कि इंडियन तमिल्स हैं, उनके वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। इंग्लिश की जगह सैंतालीस को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। सिंहाला स्टूडेंट्स को एजुकेशन रिजर्वेशन मिलने लग गया। तो 1972 में आया कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। ये सब स्टेप्स ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि श्रीलंका में तमिल्स की कोई जगह नहीं है। जब तमिल्स ने इस इनजस्टिस के अराउंड आवाज उठाई तो उनके रीजन में मिलिट्री भेज दी गई। और फिर हुआ सबसे बुरा, जो कि तमिल के इतिहास में अब तक जाना जाता है। तमिल्स के ऊपर जबरदस्ती, रेप और पूरा परिवार जेनोसाइड कर दिया गया। उनके फैमिलीज को मार दिया गया, वुमेन के साथ रेप किया गया, वॉइस उठाने पर जिंदा जला दिया गया। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, जिसका डायरेक्ट असर पड़ा एक नए रैडिकल तमिल मूवमेंट के जन्म पर। अब इस असली कहानी में एंट्री होती है कि ऐसे आदमी की जो राजीव गांधी की मौत के बिल्कुल कनेक्टेड। ये इंसान वो था जिसने जफना डिस्ट्रिक्ट के मेयर को गोलियों से भून दिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट और 47 लोगों के खिलाफ एक रेबल ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और इस ग्रुप का फाउंडर और लीडर थे वेल्लुपिलाई प्रभाकरन। LTTE को समझने के लिए अगर आप हिस्ट्री की ड्राई थ्योरी में घुसोगे तो समझना मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ मैं आपको एक सिंपल मैप और एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, इस मैप में जितना भी रेड कलर का एरिया दिख रहा है, वो सब एरिया तमिल लोगों का है, जहाँ वो लोग रहते थे और उनकी तरफ से लड़ने वाले थे LTTE। और LTTE के हेड थे प्रभाकरन। वही मैप को व्हाइट एरिया में रखते हैं सिंथालीस लोग। उनकी तरफ से लड़ रही थी श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिसका हेड था श्रीलंकन आर्मी का चीफ। तो ये बेसिकली दो आइडेंटिटीज के बीच का युद्ध था। प्रभाकरन जो कि LTTE वर्सेस श्रीलंकन आर्मी। ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी। LTTE का एक और बड़ा डिमांड था, श्रीलंका को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए। जितना भी एरिया तमिल पॉपुलेटेड है उसे बना दिया जाए इंडिपेंडेंट कंट्री तमिल इलम। और अगर आप LTTE की फुल फॉर्म पर ध्यान दो तो उसमें भी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम आ रहा है। तो उसमें से तमिल इलम का मेंशन डायरेक्टली इस डिमांड को दिखाता है कि ये LTTE फॉर्मेशन का फाउंडेशन क्या है। जब LTTE का फॉर्मेशन हुआ तो तमिल लोगों को लगा कि उनका प्रोटेक्टर आ गया, लेकिन बाद में हुआ एक ऐसा वायलेंट वॉर जो सोच से भी परे है। दोनों साइड्स ने मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने की कोशिश करी। फीमेल्स के साथ रेप किया गया, हजारों लोगों को मार दिया गया। और एक वक्त आया जब ये जंग श्रीलंका के बाहर जड़ने लग गई और इंडिया तक पहुंच गई। उस वक्त इंडिया में जो तमिल कम्युनिटी थी, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जो श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा है उसमें सिर्फ श्रीलंकन्स नहीं है, बल्कि वहां फंसे हुए तमिल्स हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को श्रीलंका के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना। अब ध्यान दो कि इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही सैड इवेंट देश में हो रहा था, जिसने देश को पूरा हिला दिया। वो था इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने मार दिया। और सिर्फ 40 साल की उम्र में वहां के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, जो आज तक के सबसे यंग प्रधानमंत्री हैं। तमिल लोगों की हेल्प के लिए इंडिया ने बिना हथियारों वाले कुछ नेवी शिप्स श्रीलंका में भेजे। उनमें कई टन खाना और दवाइयां थी, लेकिन श्रीलंकन नेवी ने उस शिप्स को लौटा दिया। और उसके सिर्फ 2 दिन बाद दिल्ली में श्रीलंकन हाई कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया गया कि इंडियन फोर्स अब एक ऑपरेशन चलाने वाली है, जिसका नाम है ऑपरेशन पूमलाई। इस ऑपरेशन के थ्रू इंडियन एयरक्राफ्ट तमिल और साफ कह दिया, अगर इस बार श्रीलंकन फोर्सेस ने रोका तो इंडिया से लाइटली नहीं लिया जाएगा। इंडिया से 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तकरीबन 25 टन फूड और मेडिसिन लेकर निकले और उनके साथ थे 4 मिराज फाइटर जेट्स जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए थे। इन सब का नॉर्थ श्रीलंका में एयर ड्रॉप किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली कहा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार को तुरंत बंद करना हो। यहाँ एक बात क्लियर थी कि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। तमिल कम्युनिटी को उनका हक मिलना चाहिए और सिविल वॉर खत्म हो जाना चाहिए। जब इंडिया ने ऑपरेशन पूमलाई लॉन्च करा, श्रीलंका की तरफ से तुरंत रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि वो इस मैटर को इंडिया से बातचीत करके हल करना चाहते हैं। तभी राजीव गांधी ने खुद श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो में पहुंचने का फैसला किया। वो वहां पहुंचते हैं। ये सीन था 29 जुलाई 1987। एक तरफ श्रीलंका का प्रेसिडेंट JR जयवर्धन और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बैठे। दोनों लीडर्स के सामने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड एक शांति समझौता था जिसमें दोनों की बेसिक्स डिमांड थी। पहली डिमांड ये थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल कम्युनिटी को उनके राइट्स और फैसिलिटीज देगी।
जैसे कि एजुकेशन, जॉब्स, वोटिंग राइट्स, लैंग्वेज राइट्स एक्सेट्रा। और दूसरी डिमांड ये थी कि श्रीलंका में जो भी तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अपने हथियार नीचे करते, यानी आर्म सरेंडर करते। सीधे शब्दों में LTTE को अपना स्ट्रगल बंद करना होगा और वेपन्स छोड़ने होंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। सबको पता था कि ब्लडशेड और कुर्बानियों के बाद प्रभाकरण, जो कि LTT के प्रधान थे, वो इस ग्रुप को ऐसे इजीली हथियार नहीं डाल देंगे। इसलिए शांति समझौते से 2 दिन पहले राजीव गांधी ने 27 जुलाई को LTT के चीफ प्रभाकरण को दिल्ली बुलाया और एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में राजीव गांधी ने प्रभाकरण को शांति समझौते का डिटेल्स बताई, समझाया कि पीस ही फ्यूचर का रास्ता है, अगर पीस नहीं लोगे तो कुछ हल नहीं निकलेगा। पहले तो प्रभाकरण ने थोड़ा रेजिस्ट करा कि नहीं ये नहीं किया जाएगा, लेकिन आखिर में वो मान गए और शांति समझौते के लिए राजी हो गए। अब डेट आती है 29 जुलाई 1987, कोलंबो में पीस अकॉर्ड साइन हो गया। लेकिन वहां एक और शॉकिंग बात पता चली कि कोलंबो में कुछ दिनों से राइट्स हो रहे हैं और आज ये इतने वायलेंट हो गए कि प्रेसिडेंट जयवर्धने के घर का एक हिस्सा भी जला दिया। राइट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट जयवर्धने ने राजीव गांधी को रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि श्रीलंकन फोर्सेस को तमिल एरिया से हटाकर कोलंबो भेजना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें इंडियन आर्मी की सपोर्ट चाहिए होगी। अब यहाँ पर राजीव गांधी ने बिना ज्यादा सोचे और बिना ज्यादा देर करे आर्मी का सपोर्ट के लिए हाँ कर दी और सिर्फ 6 घंटे के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को श्रीलंका भेज दिया गया। सुनने में इंप्रेसिव लगता है, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये राजीव गांधी का एक बहुत इमेच्योर डिसीजन था। थोड़ा सोचने पर तुम्हें भी लगेगा कि बिना ग्राउंड रियलिटी समझे इतनी जल्दी आर्मी भेजना बहुत रिस्की और बहुत जल्दी का डिसीजन। देखो, ओवरऑल सीन ये था, ये सिर्फ एक श्रीलंकन आर्मी वर्सेस LTTE की लड़ाई थी, लेकिन पीस अकॉर्ड साइन होते ही जो राइट्स हुए उनको ठीक करने के चक्कर में इंडिया ने अपने आप को बीच में डीपली इन्वॉल्व कर दिया। तो जैसे ही श्रीलंकन आर्मी को तमिल एरियाज के वापस बुलाया गया, LTT के सामने खड़ी हो गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF। अब IPKF की आर्मी में कौन था? इंडियंस। उनमें भी काफी इंडियंस तमिल थे। मतलब राजीव गांधी ने LTTE के सामने इंडियंस को खड़ा कर दिया, मतलब कि तमिल इंडियंस के सामने खुद के इंडियंस को खड़ा कर दिया। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि देश के PM के पास एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक समझ होनी चाहिए। एक गलत डिसीजन और उसका नतीजा हजारों लोगों की मौत हो सकती है। अगले दिन 30 जुलाई 1987 को जब राजीव गांधी श्रीलंका में थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तभी एक श्रीलंकन सेलर ने उन पर राइफल का बट मार दिया और अटैक कर दिया। वो बच तो गए। ये पहली बार था जब किसी श्रीलंकन ने राजीव गांधी पर पहला फिजिकल अटैक किया। अनफॉर्चुनेटली LTT ने पहले तो हथियार डालने से मना कर दिया, लेकिन टाइम के साथ IPKF और LTT के रिलेशंस बिगड़ गए। दोनों के बीच इंटेंस जंग हुई, हजारों लोग मर गए, इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हो गए। तभी श्रीलंका के इलेक्शंस होते हैं और नए प्रेसिडेंट बनते हैं, राणा सिंह प्रेमदास। सबको शॉक तब लगता है जब प्रेमदास ने LTT से ही हाथ मिला लिया। LTTE तब तक IPKF से थक चुका था और प्रेमदास एक पीस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन प्रभाकरण छुपा रुस्तम निकला। अब प्रेमदास ने तुरंत IPKF को कंट्री छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। इसी वक्त इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं और राजीव गांधी इस बार हार जाते हैं। नए PM बनते हैं VP सिंह। VP सिंह की गवर्नमेंट मार्च 1990 में IPKF को इंडिया वापस बुला लेती है। IPKF ने अपने 1248 जवान गंवा दिए और हजारों करोड़ों रुपए से ज्यादा पैसा इस वॉर में खर्च हो चुका था। अब 1991 आता है। LTT का सबसे बड़ा दुश्मन IPKF अब श्रीलंका में नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक दिन राजीव गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, अगर उनकी सरकार वापस पावर में आती है तो IPKF को फिर श्रीलंका भेजेंगे और वहां के तमिल्स को इंसाफ दिलाएंगे। अब प्रभाकरण ने जब ये रेडियो पर सुना तो उनका खून खौल गया। उसने तुरंत डिसीजन लिया कि राजीव गांधी को मारना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई वापस पावर में आ जाएगा। फिर LTT ने एक मिशन प्लान किया। इसका मास्टर प्लान बनाया राजीव गांधी का असैसिनेशन। सुसाइड अटैकर्स बनी धनु, सुभा और सोनिया। बॉम्बर्स जैकेट मुरुगन ने बनाई थी और सोनिया को दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन दिल्ली बैकअप प्लान था क्योंकि राजीव गांधी की रैली की इंफॉर्मेशन पूरी कंफर्म नहीं थी। इलेक्शन चल रहे थे, राजीव गांधी की रैली स्टार्ट होने वाली थी। वहां उन्हें मारने का फाइनल प्लान बनाया गया। धनु, सुभा और नलिनी VP सिंह की चेन्नई रैली में जाते हैं। वहां VP सिंह को माला पहनाते हैं, जिससे वो ये समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास रेड कार्पेट तक कैसे पहुंचा जा सकता है। 21 मई 1991 ये वो दिन है जो राजीव गांधी का आखिरी दिन था। धनु सुबह बॉम्बर जैकेट पहनकर अपने 5 लोगों के साथ रैली के लिए निकल जाते हैं।
मास्टरमाइंड शिवरसन और फोटोग्राफर हरि बाबू मीडिया के रूप में जाते हैं। रैली में सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन क्राउड का प्रेशर बढ़ गया। धनु भी रेड कारपेट एरिया तक पहुंच गई। राजीव गांधी जैसे ही आते हैं, धनु उन्हें माला पहनाती है, उनके पैर छूती है और अपनी जैकेट का बटन दबाती है और 1 सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है। राजीव गांधी, धनु, हरि बाबू सब मर जाते हैं। श्रीलंका के तमिल्स के बीच में पीस एस्टेब्लिश करने का काम जो कि इंडिया मीडिएशन और पीसफुली कर सकता था, राजीव गांधी ने खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके अपनी मौत को बुला दिया।